अस्सलाम वालेकुम ऑल। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। मैं आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हूँ फिर से एक और वीडियो के साथ। और जैसे कि खैर इसका मैंने ख़ास बताया नहीं हुआ था, सरप्राइज़ ही था। अभी आज ही कब बच्चों को कुछ को कमेंट में बताया या फिर व्हाट्सएप पे बताया था कि मैं इससे रिलेटेड एक वीडियो बना रहा हूँ। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले, इस वीडियो का इंट्रो स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि जो मैंने प्रीवियस वीडियोज़ अपलोड की हैं ना, उसमें रिस्पॉन्स देखें, व्यूज़ तो आते हैं, उसमें तो कोई मसला नहीं हो रहा। मतलब कि वो ठीक है, एवरेज भी जो है मुझे नहीं उससे ज़्यादा इशू होता। लेकिन यार जितने लोग देखते हैं ना, सब्सक्राइब नहीं कर रहे, वो बड़ा उससे बंदा ना डिसहार्ट हो जाता है। अब जो एक वीडियो भी रिसेंटली जो अपलोड की है, शायद लास्ट वीक, एक वीक भी पूरा भी नहीं हुआ, उस पे कोई 4000 प्लस हैं व्यूज़, यानी कि 4700 प्लस व्यूज़ हैं। और उसमें जो नए लोग आए हैं वो कोई 3500 से 800 के दरमियान में हैं, यानी जिन्होंने न्यू यूनिक व्यूज़ जिन्हें कहते हैं। तो सब्सक्राइब नहीं करते। 94% से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो वो वीडियो बगैर सब्सक्राइब किए देख रहे हैं। तो गुनाह होता है मेरे भाइयों, ऐसे नहीं करते होते। देखिए ना, आप अगर सब्सक्राइब करेंगे ना, उससे मोराल बूस्ट होता है। अगर यूट्यूब में देखा जाए रेवेन्यू के हिसाब से, मैं देखूँ, क्योंकि आप लोगों को यही लगता है ना कि बड़ी कमाइयाँ हो रही हैं, तो रेवेन्यू का सब्सक्राइबर्स के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं होता। लेकिन एक मोराल ज़रूर बुलंद होता है, यानी कि कोई भी जो काम करने वाला हो ना, उसे अच्छा लगता है कि यार हाँ, लोग एप्रिशिएट कर रहे हैं कंटेंट को, लोग फॉलो कर रहे हैं, तो मुझे ज़्यादा अच्छे से मेहनत करनी चाहिए। और मैं बड़ा डिसहार्ट हो रहा हूँ। और इवन मैंने ये भी सोचा हुआ है कि अगर इस नवंबर तक एक टारगेट मेरे जो माइंड में है वो नहीं अचीव होता, तो मैं इस चैनल को खुद ब खुद ही ट्रांसफॉर्म करके कुछ और बना दूंगा। मतलब फिर मैं एजुकेशनल वीडियोस की तरफ से हट जाऊंगा, क्योंकि इस पर रिस्पॉन्स बहुत बहुत लो मिल रहा है इस वक्त के लिए। और अगर ऐसे ही हुआ तो डेफिनेटली मुझे फिर कुछ और सोचना पड़ेगा, क्योंकि फ़ायदा कोई नहीं हो रहा। हाँ, कुछ बच्चों का फ़ायदा ज़रूर हो रहा है, लेकिन वो उससे ये है कि उन बच्चों की वजह से भी कोई मुझे एटलीस्ट फ़ायदा नहीं हो रहा। यानी मुझे एक होता है ना कि आप थोड़ा इनकरेज करें, किसी को भी इनकरेज करें, तो वो बंदा ज़्यादा बेस्ट आउटपुट देता है। अब जैसे शदीद गर्मी है, लास्ट टाइम मैंने इन दिनों में मतलब कि लंबी लाइनें लगा लगा के वीडियोस बनाए, और अब मेरा दिल ही नहीं कर रहा होता। ये जो मैं वीडियो पे काम किया है, ये बहुत छोटी सी एक वीडियो है, और इस पे भी मैंने कोई 5 क दिन ना समझे, 4-5 दिन लगा दें इस वीडियो के कंटेंट से सिर्फ बनाते हुए। और आप देखेंगे ना, वीडियो बिल्कुल छोटी सी है, कोई ख़ास चीज़ इसमें कुछ भी नहीं है, लेकिन नीयत से मैं काम ही नहीं कर रहा, दिल ही नहीं कर रहा। रिकॉर्डिंग में भी मैं बहुत ज़्यादा डिले कर रहा हूँ, वरना ये 2 दिन पहले इसकी रिकॉर्डिंग बन के अपलोड हो चुकी होती। तो काइंडली सपोर्ट करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी किया करो, वीडियो को लाइक भी किया करो, ताकि थोड़ा बहुत एक मोराल तो बुलंद हो, मज़ा आए ना काम करने का। तो स्टार्ट करते हैं। जो वीडियो का टॉपिक है, यूएसएटी क्वांटिटेटिव रीजनिंग का पोर्शन जो है ना, उसकी प्रिपरेशन के हवाले से मैं कुछ चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। अब क्योंकि ये हर ग्रुप के बच्चों को करना पड़ेगा, यानी कि मेडिकल वालों को भी ये वाला पोर्शन करना ही पड़ेगा, तो इसे स्किप तो कर नहीं सकते, तो इसकी तैयारी कर सकते हैं। अब जो मैं आपके साथ सोर्सेज शेयर करूँगा ना इसकी तैयारी के लिए, वो ऐसे हैं, बुक भी है। मैं इसी ना वीडियो की एक जो कमेंट मैं यहाँ पे ना एक कर दूँगा, पिन कर दूँगा कमेंट टॉप पे, उसमें वो मैं शेयर कर दूँगा बुक जो पीडीएफ में मुझे एक मिली है, ठीक है? वो मैं इस यहाँ पे डायरेक्ट पिन कर दूँगा। वो डाउनलोड नहीं हो रही, वरना मैं आप लोगों के साथ पीडीएफ में ईमेल करके शेयर कर देता, लेकिन अब वो एटलीस्ट मैं उसकी लिंक शेयर कर सकता हूँ। तो वो मैं कर दूँगा, आप वहाँ से देख सकते हैं अगर आप डिटेल में करना चाहें। अगर आप उस बुक से नहीं करना चाहते तो वो ज़्यादा बेस्ट है। मैं आपको साथ शेयर करता जाऊँगा रिसोर्सेज़ कि आप कहाँ से प्रिपेयर करें, वो बहुत आसान होगा। मैं आपको ये सिर्फ़ एक चीज़ बता दूँ वीडियो शुरू करने से पहले, कि ये जो इसमें जितने पोर्शंस हैं ना, इन पोर्शंस के जब मैंने स्कूल में पढ़ाना शुरू करना था ना, तो उससे पहले मुझे ना 3 बुक्स स्कूल वालों ने असाइन की थी, 6 की, 7 की और 8 क्लास की। यानी कि वो 3 बुक्स उन्होंने कहा था कि आप ये देखें कि आपसे हो जाएंगी। एक लिहाज से उन्होंने बड़ा अंडर एस्टिमेट किया था मुझे, बीइंग एन इंजीनियर। तो यार कुछ तो आता ही होगा, लेकिन ये लाजमी नहीं होता। जैसे जैसे आप एजुकेशनल के लेवल पे ऊपर जाते हैं ना, आपको पीछे वाली चीज़ें भूल जाते हैं, और आप में से मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को 7-8 की मैथ नहीं आती होगी इस वक्त। मैं अब आपको बताता हूँ क्या, मैंने वो मैथ तीनों बुक्स को 2-3 घंटों में ख़त्म की थी, जब मैंने स्कूल वालों को रिस्पॉन्स दिया था कि हाँ जी मैं पढ़ा सकता हूँ, मुझे कोई मसला नहीं होगा इसमें। तो मैंने 2-3 घंटे, 3-4 घंटों में वो 3 बुक्स ख़त्म की थी पूरी की पूरी। और वो 3 बुक्स अगर आप लोग ख़त्म कर लेते हैं अगले 1 हफ़्ते के अंदर अंदर, तो आपका ये वाला पोर्शन 100% करेक्ट होगा। आपके 25 इसमें से एमसीक्यूज़ आने, तो 25 आउट ऑफ 25 एमसीक्यूज़ के जो मार्क्स हैं वो कंफर्म हो जाएंगे। अब आपने खुद देखना है कि उसकी तैयारी कैसे करनी है। तो जो है हम इसमें पोर्शंस डिस्कस करेंगे। एजेंडा जो है हमारा अरिथमेटिक के बारे में, अलजेब्रिक एंड फंक्शंस के
बारे में, स्टैटिस्टिक्स, ज्योमेट्री, इक्वेशंस और सिनेरियो बेस्ड या मेंटल बेस्ड मैथमेटिक्स के जो क्वेश्चन उसके बारे में। सबसे पहले बात कर लेते हैं अरिथमेटिक सेक्शन की। अरिथमेटिक में है ना, जो सिंपल वर्डिंग में बताऊं तो जो ऑपरेशंस हैं, ऑपरेटर्स जो हैं, एडिशन का, सब्ट्रैक्शन का, मल्टीप्लिकेशन का, डिवीजन का, एक्सपोनेंट्स और एक्सट्रैक्शन ऑफ रूट। एक्सट्रैक्शन ऑफ रूट्स भी बाज़ दफ़ा ज़्यादा कॉमनली यूज़ नहीं होता। तो ये 5 जो हैं पहले वाले, ये सारी चीज़ें यूज़ होती हैं, इसी के बेसिस पे क्वेश्चंस बनेंगे, इसी के बेसिस पे आपने को क्वेश्चंस सॉल्व करने होंगे। अब होंगे क्या, प्लस के क्वेश्चंस होंगे, माइनस के क्वेश्चंस होंगे। किस फॉर्म में हो सकते हैं वो? फ्रैक्शंस की फॉर्म में हो सकते हैं, वो डेसिमल्स की फॉर्म में हो सकते हैं, वो इंटीजर्स की फॉर्म में हो सकते हैं। फ्रैक्शंस में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हो सकता है, एसोसिएटिव लॉ से रिलेटेड क्वेश्चंस हो सकते हैं, या फिर जनरली कुछ भी कह सकता है कैसे सॉल्व करें, या बाद में ये भी डायरेक्ट पूछ सकता है कि एलसीएम निकाल के दिखाएं। अब देखिए, जब अरिथमेटिक की बात करते हैं ना, तो वो बेसिकली क्लास 5 की कंप्लीट मैथ की बुक आ जाती है, ठीक है। उसमें ज्योमेट्री पोर्शन या एंड वाले 1-2 पोर्शन जो है वो छोड़ के बाकी कंप्लीट बुक शुरू वाले 6-7 चैप्टर्स आ रहे होते हैं। तो मुश्किल इसमें बिल्कुल कुछ नहीं है इस पोर्शन में। अगर आपकी बेसिक्स क्लियर है तो ये पोर्शन बहुत आसान है। आपको बोर्डमास रूल और डिमास रूल के बारे में पता होना चाहिए। अगर आपको ये 2 रूल आते हैं तो आपको मसला नहीं होगा इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, भले किसी भी लेवल पे हैं, कितने भी बड़े हों, किसी भी तरह के हों, कुछ भी मसला नहीं आएगा। और बहुत सिंपल क्वेश्चंस आते हैं। आपके साथ वो जो मैं लिंक शेयर करूँगा उस बुक में आप लोग देख भी सकते हैं, प्रैक्टिस के लिए जब देखेंगे तो बहुत सिंपल बेसिक क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। तो आपको इन ऑपरेशंस के बारे में तो पता है। अब जमा करना, तफरीक करना, ज़रब करना, डिवीजन करना, तकसीम करना, उर्दू में मैं बता रहा हूँ ये, तो ये सबको पता है, ठीक है। लेकिन फिर भी गड़बड़ हो जाती है। गड़बड़ होती है ना जो यहाँ पे मेनली, वो इन रूल्स की वजह से अक्सर होती है। आप लोगों ने अक्सर फेसबुक पे देखा होगा, पोस्ट आई हुई होती है कि जी ओनली 1% ऑफ पीपल कैन सोल्व दिस, ओनली 99% पीपल विल फेल टू सोल्व दिस। वो इस तरह के क्वेश्चन होते हैं कि 9 - 10 + 8 + 6 - 2 × 3, इस तरह के कुछ करके दिए होते हैं। वो यही होता है अरिथमेटिक का पोर्शन बेसिकली देखा जाए। इसके अलावा अरिथमेटिक की टाइप्स भी हैं। एक तो ये जनरली सिंपल जो है मैथमेटिक्स जो है उससे अरिथमेटिक कह सकते हैं। उसके बाद होता है फाइनेंशियल अरिथमेटिक। अब फाइनेंशियल अरिथमेटिक में जो है टैक्सेस आ जाते हैं, प्रॉफिट मार्कअप आ जाता है और ज़कात एंड अशर का निज़ाम जो होता है वो आ जाता है। तो टैक्सेस क्या हो सकते हैं कि कुछ जनरल टैक्सेस होते हैं जो सब पे इम्प्लीमेंट हो रहे होते हैं, कुछ सेल्स टैक्सेस होते हैं जो कुछ खास प्रोडक्ट्स पे लगे हुए होते हैं। आप लोग दिन में कोई भी प्रोडक्ट परचेज़ करके आते हो ना, छोटे से छोटा हो, बड़े से बड़ा हो प्रोडक्ट, आप उसकी प्राइस देखेंगे ना तो वहाँ पे सेल टैक्स ज़रूर लगा हुआ होगा। इन शॉर्ट हर चीज़ के ऊपर ही सेल टैक्स लगा हुआ होता है। जनरल टैक्स ऐसा होता है कि जो आमतौर पे पॉपुलेशन के ऊपर कम्प्लीटली वैसे लगा हुआ होता है जो सबके लिए बराबर होता है। सेल टैक्स तो वो हो गया ना जो आप चीज़ प्रोडक्ट खरीदेंगे उस पे ही लगेगा। जनरल टैक्स ऐसा है जो यानी कि सब पे ही लगना ही लगना है। अब कैसा हो सकता है जनरल टैक्स, जैसे कि आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी आती है, गैस आती है, उसके ऊपर अब जैसे अब रिसेंटली हुआ भी है, बहुत बड़े ज़्यादा टैक्सेस लगे हुए हैं। तो इस तरह के जनरल है वो सब पे लगा देते हैं। वो ये नहीं देखते कि ये बंदा गरीब है, ये बंदा अमीर है, ये बंदा अफोर्ड कर सकता है, ये बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता, इसने इतना यूटिलाइज़ किया भी है चीज़ों को कि नहीं, इसने इतना यूटिलाइज़ किया है कि नहीं। इन चीज़ों को नहीं देखना होता। वो जनरल बेसिस पे सबके ऊपर ही सेम ही इंप्लीमेंट हो रहा होता है। तो इस तरह से क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। उसके बाद प्रॉफिट मार्कअप से रिलेटेड। अब प्रॉफिट होता है किसी भी चीज़ पर मुनाफा आना। अब जब भी आप कोई कारोबार करते हैं तो उसमें या तो नुकसान आता है या फिर मुनाफा आता है या फिर ब्रेक इवन पे भी काम हो रहा होता है। वो डिपेंड करता है सिनेरियोज पे। अगर प्रॉफिट आता है तो इसका ये मतलब होता है कि आपकी जो सेल प्राइस है ना वो ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस से। कॉस्ट प्राइस कहते हैं किसी भी चीज़ पर बनाने के लिए आपकी जो टोटल कीमत लगी हो, लागत आई हो। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी एक शॉप है, मैंने लाहौर से एक सामान मंगवाया है, वो मैंने अपनी शॉप पे मंगवाया। अब देखिए लाहौर से मुझे वो चीज़ समझें 5 रुपए की मिली है, बनी बनाई मिली है, मैंने बनाई भी नहीं है। अब मैंने वो लाहौर से मंगवाई है तो यहाँ पे मैं कहता हूँ साउथ पंजाब में रहीम मेर खान में मैंने मंगवाई है। मुझे वहाँ से यहाँ तक ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट आएगी, ठीक है। आगे दोबारा घर जो मेरी शॉप होगी वहाँ तक पहुँचने में ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आएगी। जो बंदा यहाँ पे सामान उतारेगा उसकी मजदूरी आएगी। तो वो 5 रुपये वाली चीज़ जब मेरे तक मेरी दुकान के अंदर यानी मेरी इन्वेंट्री में पहुँचेगी ना वो चीज़, उस चीज़ की कीमत हो जाती है मुझे जो पड़ गई है अब वो 10 रुपये की पड़ गई है। अब मेरा क्या काम बनता है कि मैं वो चीज़ कम से कम 15 रुपये की बेचूँ ताकि मुझे मुनाफा मिले कुछ ना कुछ, ठीक है। ये प्रॉफिट भी ना डिपेंड करता है। दुकानदार किसी भी जगह पे मतलब थोड़ा सा भी आ रहा हो,
एक्सेप्ट कर लेते हैं, वो डिपेंड करता है सप्लाई डिमांड पे, वो अलग है, इकोनॉमिक्स का टॉपिक हो जाता है, उसमें डेप्थ में मैं नहीं जाऊँगा। नॉलेज है मेरे पास उसकी, लेकिन मैं उसकी डेप्थ में नहीं जाना चाहता यहाँ पे। तो इस हिसाब से हो जाता है कि अगर सेल प्राइस हो ज़्यादा कॉस्ट प्राइस से, यानी टोटल हर तरह के कॉस्ट मिला के उससे ज़्यादा हो, तो आपको आता है प्रॉफिट। अगर आपकी कॉस्ट प्राइस ज़्यादा हो और सेल प्राइस, अब बाज़ दफ़ा होता है कि आप लोगों ने कुछ ऐसी चीज़ें बनाई हुई होती हैं जो वक्त के साथ साथ ख़राब होने वाली होती हैं। जैसे अगर लेदर के जो कोई होते हैं शूज़ होते हैं, या फिर कोई जैकेट होती है, उसका एक ना टाइम ड्यूरेशन होती है। अगर वो शॉप पे भी रखें तो वो 5 साल 6 साल 7 साल के बाद ख़राब होना शुरू हो जाते हैं, डैमेज होना शुरू हो जाती है। जब वो देखते हैं ना दुकानदार के, यार अब 2 साल गुजर गए हैं, अब ये डैमेज होना शुरू हो गया, वो फिर वो कहते हैं यार जितने की मुझे मिली है ना, कम से कम मैं उतने पे निकाल दूँ। जब देखते हैं कि उतने पे भी नहीं निकल रही, फिर वो कहते हैं कि यार कम से कम 50 रुपये मैं नुकसान करवा लूँ, चीज़ निकाल दूँ, तो तब उससे आना शुरू हो जाता है लॉस। तो इसी तरह क्वेश्चंस आपसे पूछ सकता है वहाँ पे टेस्ट में, परसेंटेज प्रॉफिट से भी रिलेटेड पूछ सकता है, परसेंटेज लॉस से भी। मैंने उनके फार्मूले यहाँ पे शेयर कर दिए हैं। उसके बाद होता है मार्कअप। अब मार्कअप क्या है? मार्कअप एक लिहाज से आप समझ लें कि जो भी ना सूद लग रहा होता है ना आपकी रकम के ऊपर, इंटरेस्ट जो लग रहा होता है, फॉर एग्जांपल मुझे इस वक्त 10,000 रुपये की ज़रूरत है, मैं एक बैंक में चला जाता हूँ, बैंक को जाके कहता हूँ कि जी मुझे 10,000 रुपये की ज़रूरत है, काइंडली आप मुझे वो दे सकते हैं इस वक्त? तो बैंक कहेगा हाँ जी हम दे सकते हैं, हमें कोई मसला नहीं, लेकिन हमारी ये पॉलिसी ज़रूर है, हम इंटरेस्ट लेंगे आपसे 2%। अगर आप 5 साल के अंदर अंदर देते हैं, ये डिपेंड करता है, मैं 2% बहुत कम कह रहा हूँ, बैंक आमतौर पे 10% पे आजकल काम कर रहे हैं, 10 से 15% पे। तो मैं कहता हूँ कि जी, वो कहते हैं कि अगर 5 साल के अंदर अंदर आप रिटर्न कर देते हैं तो आपको 2% इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अगर आप 10 साल की चाहते हैं पेमेंट, मतलब इंस्टॉलमेंट्स बनवाना चाहते हैं, तो आपको 5% देना पड़ेगा। इस तरह से जो इंटरेस्ट रेट है वो बढ़ता है, जिसकी वजह से मार्कअप बढ़ता है। यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट जो आपने ली होगी, अब यहाँ पे PRT है फार्मूले में, तो यहाँ पे P जो है प्रिंसिपल अमाउंट है, जो रकम आपने बैंक से ली होगी वो होगी, फॉर एग्जांपल 10,000 रुपये मैंने ली है, अब उस पर इंटरेस्ट रेट है 5%। ठीक है, यानी मैं कहता हूँ कि मैं 1 साल के बाद आपको रिटर्न कर दूंगा, और उस पर इंटरेस्ट रेट उन्होंने कहा ठीक है जी 5% हम लेंगे अगर आप 1 साल के अंदर अंदर ही वापस करते हैं हमारी रकम। तो अब उसके ऊपर मार्कअप मैंने कैलकुलेट करना है, तो मेरा आ जाएगा 5/100 आ जाएगा। 5% को मैं परसेंटेज को कन्वर्ट कर रहा हूँ सिंपल डिजिट में, न्यूमेरिक डिजिट में। तो वो मैं जब करूँगा, अब मैंने लिया हुआ है समझ लें 10,000 रुपीज़, और 5% मेरे पास मार्कअप आ गया है, सो 5% इंटरेस्ट रेट आ गया है, और 1 साल में मैंने रीपेमेंट करनी है उसकी। तो जब मैं 1 साल के बाद उन्हें बैंक वालों को रकम दूंगा ना वापस, वो होगी कोई 10,500 रुपये, 500 रुपये ऊपर मुझे वो जो सूद की मद में देना पड़ेगा वो होगा। तो ये है मार्कअप का कॉन्सेप्ट, जो कि आमतौर पे आजकल हर जगह पे हर चीज़ पे चल रहा है। आप कोई भी चीज़ अगर किस्तों पे लेते हैं, आप उधार लेते हैं, आप किसी से पैसे उधार लेते हैं, तो हर बंदा ही ये वाला काम कर रहा है, इंटरेस्ट लेता है, सूद लेता है, मार्कअप लेता है आप लोगों से, और इनडायरेक्टली वो आपको ऐसे प्रिटेंड कर रहे होते हैं कि जैसे नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ छुपा हुआ होता है उसमें। उसके बाद आ जाता है तीसरा कॉन्सेप्ट जो है ज़कात एंड उशर का। अब ज़कात एंड उशर क्या है कि ज़कात तो एक फ़िक्स अमाउंट है जो कि हर शख्स को देनी पड़ती है, अगर उसके पास एक ख़ास मिकदार में दौलत मौजूद हो, या सोना हो या चांदी हो, डिपेंड करता है उसके ऊपर कि उसकी वैल्यू कितनी है उस बंदे की। तो उसे 2.5% देना पड़ता है अपनी टोटल वेल्थ का। फिर हो जाता है अशर। अशर जो होता है उसमें 2 तरह का अशर होता है, एक होता है 5%, एक होता है 10%। अब 10% तब लगता है जब आपको, यानी कि आपकी ज़मीनें हैं और वहाँ पे नेचुरल सोर्सेज हैं उस ज़मीनों की इरिगेशन के लिए, यानी कि उस ज़मीनों पे जो पानी शानी लगाना हुआ होता है, आपने जो उसके ऊपर काश्त करनी होती है, उसके लिए ना आपको आर्टिफिशियल मींस नहीं, आपके पास नेचुरल रिसोर्सेज है, यानी कि नहरों का पानी आ जाता है, बारिशें टाइम टू टाइम ऐसे हो जाती हैं कि आपके पास वो सारा कुछ कवर हो जाता है। तो अगर आपके पास नेचुरल रिसोर्सेज मौजूद हो तो आप पे जो अशर लगता है वो 10% होता है। अगर आपको ये सारी चीज़ें बाई आर्टिफिशियल मींस करनी पड़े, पानी आपको पैसे भर के लगाना पड़े, या फिर आपको और ज़मीन का कोई काम हो जो पैसे भर के आपको करवाना पड़े, तो तब आप पे उशर का लगता है 5%। यानी कि टोटल जो आपकी इनकम होगी उस ज़मीन से, या उस ज़मीन की जो वर्थ होगी, उसका टोटल 5% या 10% देना पड़ेगा। क्वेश्चंस ये बेसिक है, मैं आपको अभी डिटेल में समझा रहा हूँ ना, एक्सप्लेन कर रहा हूँ चीज़ें, तो आपको लग रहा होगा कि पता नहीं कौन सी रॉकेट साइंस, सब बहुत बेसिक्स हैं ये। आप लोगों ने ये सारी की सारी चीज़ें क्लास 5, 6, 7, 8 में
पढ़ी हुई हैं, आप लोगों ने ये सारी चीज़ें पढ़ी हुई हैं, लेकिन इस वक्त आपके माइंड में नहीं होगा। इसके अलावा जो कुछ और कॉन्सेप्ट आ सकते हैं अरिथमेटिक में, क्योंकि अब एग्जामिनर पे डिपेंड करता है। आम तौर पे तो होना नहीं चाहिए, क्योंकि अरिथमेटिक अगर मैं कहता हूँ तो वो सिंपल बेसिक अरिथमेटिक है, लेकिन हो सकता है कि उसमें आगे उसकी ब्रांचेस को भी टच करना शुरू कर दे। तो अगर ब्रांचेस को टच करेगा तो डेफिनेटली वो फाइनेंशियल अरिथमेटिक पे भी जाएगा। इसके अलावा और कॉन्सेप्ट्स हैं कुछ, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का कॉन्सेप्ट भी आप लोग बेसिक देख लीजिएगा, ज़्यादा वैसे देखना ज़रूरी नहीं है, लेकिन छोटा सा कॉन्सेप्ट है, देख लीजिएगा। और उसका एग्जामिनर का दिमाग घूम भी जाता है, पेपर में वो दे देता है, तो आप लोगों को कम से कम आपकी तैयारी ज़रूर होनी चाहिए। आपके पास कोई ऐसा बहाना नहीं होना चाहिए एग्जामिनर के पास आपके लिए कि आप लोगों को टेस्ट में वो फेल कर सके या आपके मार्क्स खा सके खामखा। तो आप वो कॉन्सेप्ट्स भी देख लीजिएगा। उसके अलावा आपको इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट भी पता होना चाहिए। इनहेरिटेंस के मैं बेसिक्स बता देता हूँ कि विडो का जो शेयर होता है ना दौलत में, या किसी भी कोई मरहूम की जो जायदाद में होता है, वो 1/8% होता है, ठीक है। परसेंट नहीं, बस 1/8 ही कहते हैं सिंपली, ठीक है। और जो बेटी का होता है जायदाद में, इनहेरिटेंस में हिस्सा होता है, वो 1 टाइम होता है बेटे की निस्बत, बेटे का 2 टाइम होता है। यानी कि अगर बेटे को 5,000 मिलेगा तो बेटे को 10,000 मिल रहा होगा। और इसके अलावा अगर कोई कर्ज़ हो उसके ऊपर, तो सबसे पहले देखें, मेरे पास, मैं कहता हूँ कि जी एक बंदा फ़ौत हो गया, उसके पास ना 5 लाख की दौलत इस वक्त मौजूद है, उसके पास 5 लाख रुपए इस वक्त पड़ा हुआ है। अब उस बंदे ने कर्ज़ा देना है लोगों का, ठीक है, वो कर्ज़ा है 50,000 रुपये। तो मैं सबसे पहले उस 5 लाख में से कर्ज़ा निकालूंगा, तो मेरे पास बाकी रकम कितनी रह जाएगी। अब मैं उनके हिस्से मतलब तकसीम करवाना चाह रहा हूँ, तो कैसे करूँगा मैं वो बता रहा हूँ आपको। तो बाकी रह गया 4,50,000 रुपये। अब उस शख्स के पीछे जो है एक बीवी, एक बेटी और एक बेटा भी मौजूद है, ठीक है। और उनके पास कुछ भी कोई रकम नहीं है, तो अब उसके जो जनाजा तजहीज़ व तकफ़ीन पे जो रकम आएगी वो भी आपने पे करनी है उसी पैसों में। समझे 50,000 रुपये का खर्चा उस पर आ जाता है, तो बाकी रकम रहेगी टोटल 4 लाख रुपये बच गए हैं। अब 4 लाख आपने डिस्ट्रीब्यूट करने हैं उसकी बीवी, बेटे और बेटी के दरमियान में। तो सबसे पहले आप लोगों ने बीवी का हिस्सा यानी विडो का शेयर निकालना होता है, तो आप 1/8 कर देंगे 4 लाख का। तो उसके साथ करेंगे तो तकरीबन 50,000 बन रहा होगा, या जो भी बन रहा होगा वो आप लोग देख लीजिएगा कैलकुलेशन। तो 1/8 करके जो रकम आ जाएगी ना, आपने टोटल में से वो माइनस कर देनी है, क्योंकि जो माइनस कर देंगे इसका मतलब है वो आपने दे दी है। अब आपके पास जो टोटल रकम बच जाएगी उसमें आपने बेटी और बेटे का हिस्सा देखना है। तो ये देखना है कि अगर बेटी को समझ लें 1 लाख मिल रहा है, तो बेटे को 2 लाख मिलेगा। अगर बेटी को 1.5 लाख मिल रहा है, तो बेटे को 3 लाख मिलेगा, क्योंकि ट्वाइस मिलता है इनहेरिटेंस में जो शेयर होता है। ये मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं इनहेरिटेंस के। अच्छा, इसके अलावा ये हो सकता है कि अगर किसी शख्स की बीवी फोर्थ हो जाए और उसका शोहर मौजूद हो, तो उसका भी हिस्सा होता है जायदाद में, वो 1/4 होता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। और एक और कॉन्सेप्ट, ये रिसेंटली मुझसे किसी ने पूछा भी था किसी और एग्ज़ाम के हवाले से, अगर इन केस कोई शख्स है वो फोर्थ हो चुका है और उसकी कोई औलाद भी नहीं है, अब बीवी है, औलाद बिल्कुल नहीं है, तो उस केस में है, डिपेंड करता है, 2 केसेस हैं कि बीवी का हिस्सा बनता है या नहीं बनता। अगर बनता हो तो वो 1/4 बन रहा होता है, और बाज़ केसेस में नहीं भी बन रहा होता। इसका ये मतलब हो जाता है कि उसकी जितनी भी जायदाद होगी, अगर उसके भाई हैं तो उसके भाइयों में तकसीम होगी, उसकी बीवी को उसमें से कुछ भी नहीं मिलेगा। बीवी को तब मिल रहा होता है जब आगे औलाद मौजूद हो, अदरवाइज़ नहीं मिलता हिस्सा। उसके बाद अलजबरा एंड फंक्शंस के बारे में बात करें, तो अलजबरा जो है आपके बेसिक में टर्म्स आपको अलजबरा के बता देता हूँ। इसके लिए भी आप लोग अगर चाहें तो 7 क्लास और 8 क्लास की मैथमेटिक्स की बुक करेंगे, आपका ये सारा का सारा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। तो अलजबरा में क्या होते हैं कि बाज़ फंक्शंस होते हैं जिसमें एक वेरिएबल होता है, बाज़ होते हैं जिसमें 2 वेरिएबल होता है, एब्सोल्यूट वैल्यू का कॉन्सेप्ट आता है और इनइक्वालिटीज़ कहा जाता है। यहाँ पर उस बुक में सारी चीज़ें देख सकते हैं। बेसिक टर्म्स में आपको बताता हूँ। एक होते हैं लिटरल्स। लिटरल्स कहते हैं अननाउंस को जिनकी एक स्पेसिफिक वैल्यू होती है, ठीक है, असाइन की हुई होती है। आमतौर पे इसके लिए जो हम यूज़ करते हैं सिंबल्स, वो कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, यानी जी तक कोई भी यूज़ कर सकते हैं। और फिर होते हैं कांस्टेंट फिक्स्ड वैल्यू जो भी हो, जैसे कि डिजिट हो सकता है कोई 5, 10। फॉर एग्जांपल मैं एक्सप्रेशन कहता हूँ 4x + 5, तो इसमें 5 जो होगा कांस्टेंट होगा, जो 4x है वो x 4 वहाँ पे जो होगा ना वो कांस्टेंट नहीं होगा, उससे हम कहते होते हैं कोफिशिएंट। ऐसे मैंने यहाँ पे नहीं लिखा तो मैं उसके बारे में बताता हूँ। कोफिशिएंट कहते हैं, ठीक है, जो भी टर्म किसी अननाउन या वेरिएबल के साथ होती है उसे हम कहते होते हैं कोफिशिएंट। अब आता है वेरिएबल ऐसा होता है जिसकी एक से ज़्यादा वैल्यूज़ हो सकती हैं, ठीक है। लिटरल्स और वेरिएबल्स में बहुत कम फ़र्क है। तो ऐसे है कि वेरिएबल की एक से ज़्यादा होता, ये भी अननाउन है, लेकिन एक से ज़्यादा वैल्यूज होती है। इसके लिए भी आमतौर पे एक्स, वाई, जी यूज़ करते हैं, बाकी जो दिल करो यूज़ कर सकते हो, सिंपल, उसकी कोई लिमिटेशंस नहीं है। उसके बाद आता है एक्सपोनेंट्स के, उसके बारे में पता ही होगा। अलजेब्रिक टर्म कहते हैं यानी कि ऐसे टर्म जिसमें
कोई एक ऑपरेटर आ रहा हो, एक कांस्टेंट आ रहा हो और साथ कोई भी वेरिएबल आ रहा और उसके साथ कोएफिशिएंट हो या ना हो, डजंट मैटर। यानी इक्वल का साइन नहीं आता तो उसे अलजेब्रिक टर्म कहते हैं। और जब इक्वल का आ रहा हो तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। मेरे ख्याल में यहाँ पे मैं कंफ्यूज हो गया हूँ, शायद गड़बड़ ना कर दो तो चेक कर लेना यार ये थोड़ा सा। ठीक है, तो उसके बाद मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स और ट्राइनोमियल्स और पोलोनियमल्स, ये जो है आप देख लेना डेफिनेशन। वीडियो काफ़ी लेंथी हो रही है तो मैं उसे करना नहीं चाह रहा। इसके मतलब कि सिंपल है कि पावर 1 हो, 2 हो, 3 हो, तो इस तरह पावर बढ़ती जाए तो उस हिसाब से इनके मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स और ट्राइनोमियल्स बनते हैं टाइप्स। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं। वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल इज़ अ लेटर और सिंबल दैट रिप्रेजेंट्स अ नंबर या अननोन क्वांटिटी, जैसे कि मैंने ऊपर एक दिखाया भी हुआ है। वेरिएबल कैन यूज़ एनी लेटर ऑफ अल्फ़ाबेट, मैंने बताया कि कोई भी यूज़ हो सकता है, लेकिन मोस्ट कॉमनली हम यूज़ करते हैं एक्स, वाई और जी। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के यहाँ पे है ग्रुप ऑफ नंबर, सिंबल्स एंड वेरिएबल दैट एक्सप्रेस एन ऑपरेशन आर अ सीरीज ऑफ इक्वेशन। ठीक है, तो एक्सप्रेशन ये है। और जो अलजेब्रिक हो जाती इक्वेशन हो जाती, सॉरी वो कन्फ्यूजन जो वहाँ पे था, अलजेब्रिक इक्वेशन होता है वहाँ पे इक्वल आ जाता है, बस फ़र्क ये है। तो ये वर्ड्स हैं जिससे आपको पता चलता है कि जो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन उसे ऐड करना है या माइनस करना है, या अरिथमेटिक में भी यूज़ हो सकता है। सम का वर्ड आए, मोर देन का आए, इंक्रीज का आए, प्लस का आए, अल्टुगेदर का आए, इसका मतलब है कि आपने क्वेश्चन को ऐड करना होगा। अगर आपके पास वर्ड यूज़ आ जाता है माइनस, लेस, डिक्रीज, डिफरेंस या हाउ मैनी मोर, तो उस केस में आप लोग सब्ट्रैक्शन कर रहे होते हैं। उसके बाद है फंक्शंस जो हैं अलजेब्रिक फंक्शंस का, तो उसमें डोमेन रेंज का कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। ग्राफ्स के एक्सप्लेनेशंस एंड ट्रांसलेशंस, आप ग्राफ का आपको पता होना चाहिए। रिफ्लेक्शंस हैं, तो ये पेज मैंने रेफरेंस साथ दे दिया, वो बुक जिसकी मैं लिंक शेयर कर दूंगा। ये थोड़ा ऐसा टॉपिक है जो आपको थोड़ा सा तंग ज़रूर करेगा और इसकी आपको ज़रा सी मेहनत करनी पड़ेगी। वैसे पेपर में इससे ज़्यादा टच भी नहीं करता वैसे वो। उसके बाद स्टैटिस्टिक्स की बात कर लें, तो स्टैटिस्टिक्स में जो है ना बेसिकली दो हैं मेन कॉन्सेप्ट्स हैं। एक होता है सेंट्रल टेंडेंसी का कॉन्सेप्ट, एक होता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन उस चीज़ों के। यानी जो डाटा आप बना रहे होते हैं उसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आ जाते हैं, उसमें डिफरेंट ग्राफ्स आ जाते हैं, पाई चार्ट, बार चार्ट, हिस्टोग्राम। लेकिन मैंने यहाँ पे दो बेसिक कॉन्सेप्ट दिए, एक ओजाइव कर्व और आप मीडियन की वैल्यू ओजाइव कर्व से कैसे लेते हैं। तो अब आपका जो है टेस्ट उसमें बेसिक पूछना है। अब वो मेडिकल के बच्चों से ये चीज़ें तो नहीं पूछने वाला ना कि यार ओजाइव कर्व बनती कैसे है, ओजाइव कर्व से आप वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं। ये तो इवन हम लोगों ने भी डिटेल में जब पढ़ा था, तो वो इंजीनियरिंग के दौरान में इसके बारे में डिटेल में जाके पढ़ा था। तो मेन चीज़ें जो यहाँ पे आएंगी सेंट्रल टेंडेंसी के हवाले से आएंगी, जो कि 3 हैं, मीन, मीडियम और मोड हैं ये कॉन्सेप्ट। तो मीन, मीडियन और मोड के जो है फर्दर टाइप्स होती हैं, यानी डाटा जो होता है उस पर डिपेंड करता है कि मीन आपने कैसे निकालना है। ग्रुप डाटा होता है, अनग्रुप डाटा होता है, तीनों के केस में होता है। तो आपने पहला अगर हो डाटा की टाइप पे डिपेंड करता है। अगर डाटा फॉर एग्जांपल ग्रुप्ड हो तो आप उसे डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं, अगर अनग्रुप्ड हो तो उसे आप सॉल्व नहीं कर सकते, आपको उससे एक ख़ास कुछ रूल्स इंप्लीमेंट करके उसके बाद आप उन चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं। तो मीन होता है एवरेज, बेसिकली जो देखा जाए तो एवरेज का फार्मूला आप सिंपली लगा सकते हैं। अगर आपको ये कह देता है कि जी एक क्रिकेट मैच में जी फलां बैट्समैन ने इतने इतने स्कोर किए, तो बता दें कि एवरेज कितनी है टीम की। ठीक है, अगर वो ये कह देता है कि एक बैट्समैन ने जी फ़लाँ मैच में फ़लाँ डे पे इतने स्कोर किए, फिर फ़लाँ मैच में फ़लाँ डे पे इतने स्कोर किए, फ़लाँ मैच में फ़लाँ डे पे इतने स्कोर किए, इतनी बॉल्स खेल के, तो उसके हिसाब से एवरेज बताएं, तो फिर वहाँ पे डिफरेंट कॉन्सेप्ट लगेगा। आप सिंपली उन्हें ऐड करके डिवाइड टोटल पे नहीं कर सकते। ये चीज़ें उस बुक में मौजूद हैं। 6, 7, 8 वाली मैथ में भी आप लोग ये कॉन्सेप्ट्स सारे देख सकते हैं। इवन 5, 4, 3 की मैथ में भी ये कॉन्सेप्ट्स मौजूद हैं, अगर आप लोग वहाँ से भी देखना चाहें। मीडियन होता है कि जी कोई भी डाटा आपके पास दिया जाता है तो आपको उस डाटा को सबसे पहले अरेंज करना पड़ता है, स्मॉलर टू बिगर की तरफ जाना होता है, यानी लार्जर की तरफ, ग्रेटर की तरफ जाना होता है। उसके बाद उसकी टर्म्स देखनी होती है, टोटल हैं कितने। फॉर एग्जांपल 50 किसी डाटा में मेरे पास टर्म्स आ गई हैं, तो मैंने जो उस डाटा की सेंट्रल दो टर्म्स होंगी ना 25 और 26, उन दोनों को ऐड करके अपना मीडियन निकालना होता है। यानी वो पॉइंट निकालना होता है कि जहाँ पे डाटा डिस्पर्स हो रहा होता है लेफ़्ट साइड पे और राइट साइड पे, दोनों साइड पे इक्वल अमाउंट में। ठीक है, तो ये मैं अभी बेसिक्स कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, हो सकता है मेरे से कुछ चीज़ें गड़बड़ हो रही हों, तो अगर कोई एक्सपर्ट हो ना आप में से, तो ये ना कहना शुरू कर दे कि मैंने हवा में तीर मारे। ये मैंने पढ़ी हुई हैं, लेकिन बहुत पुरानी पढ़ी हुई हैं चीज़ें, तो मैं आपको सिर्फ बेसिक्स उसके बता रहा हूँ, एटलीस्ट आपको अंदाज़ा हो जाए। अब मोड होता है कि किसी में डाटा में जो नंबर रेपिटेटिव हो, जो ज़्यादा दफ़ा आ रहा हो, तो उसे हम मॉड कहते हैं। जैसे मैं कहता हूँ एक डाटा है 3 2 5 5 5 5 5, तो आगे मैं कहता हूँ 1 2 9 3 4 2 4, इस तरह। तो इसमें 5 5 जो था ज़्यादा दफ़ा आया, तो ये मेरा मोड होगा। तो ये डायरेक्ट भी हो सकता है, लेकिन इसमें भी कॉन्सेप्ट है ग्रुप्ड और अनग्रुप्ड डाटा के केस में। अनग्रुप्ड डाटा के केस में बड़ा फार्मूला लगता है, काम ख़राब हो जाता है थोड़ा सा।
उसके बाद ज्योमेट्री की बात कर लें तो ज्योमेट्री में आपको बेसिक्स पता होनी चाहिए, एंगल्स का पता होना चाहिए। एक्यूट एंगल कौन सा होता है, जो एंगल 0 और 90 के दरमियान में हो उसे एक्यूट एंगल कहते हैं। राइट एंगल होता है जो एंगल 90 डिग्री का हो यानी परपेंडिकुलर लाइन से बन रहा हो। ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं जो एंगल 90 से 180 के दरमियान में हो। स्ट्रेट एंगल कहते हैं ऐसा एंगल जो 180 तक हो यानी स्ट्रेट एक लाइन सिंपली कहते हैं तो 180 का एंगल बन रहा होता है। रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं जो एंगल 180 से 360 के दरमियान में कहीं पे बन रहा हो। कंप्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं दो डिफरेंट एंगल्स का सम 90 डिग्री अगर बन रहा है तो हम उन्हें कंप्लीमेंट्री एंगल्स कहेंगे। और इसके बाद होती है सप्लीमेंट्री एंगल्स, अगर उनका सम 1 अप टू 180 बन रहा हो तो हम उन्हें सप्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। ये तो वो बेसिक्स थी जो आप लोगों ने पढ़ी हुई है। उसके बाद कुछ और चीज़ें हैं। इक्विलेटरल ट्राइंगल जहाँ पे तीनों साइड्स इक्वल हों। इक्वी एंगुलर ट्राइंगल जो है जहाँ पे तीनों एंगल इक्वल हों, ठीक है, तो 60 डिग्रीज जो होता है होगा, क्योंकि आमतौर पर जो टोटल है ट्राइंगल का एंगल्स का सम 180 होता है तो 60 होगा ईच। उसके बाद स्केलिन ट्राइंगल जहाँ पे कि डिफरेंट साइड्स हों, डिफरेंट ही एंगल्स हों। फिर आइसोसेलेस होते हैं जहाँ पे दो साइड्स इक्वल हो तो दो एंगल भी सेम ही हों। उसके बाद वर्टिकल एंगल, ये सारी डेफिनेशन आप वैसे देख लीजिएगा ये बेसिक्स हैं आपको सिर्फ ज्योमेट्री की रिवीजन माइंड में रखने के लिए। तो पेपर में डेफिनेशंस तो नहीं पूछ रहा होता ज़्यादातर, एक आधा आ भी सकता है, लेकिन आपको मेन आपको फिगर्स का अंदाज़ा होना चाहिए। तो मैं आपके साथ फिगर्स भी इसकी शेयर कर देता हूँ, लेकिन पहले मैं ये थोड़ी स्लाइड को रख रहा हूँ कि आप लोग इसे स्टॉप करके एटलीस्ट रीड कर सकें, अच्छे से पढ़ सकें। ये कॉन्सेप्ट्स हैं, आप लोग इन्हें देख सकते हैं तो फिगरेटिव वे में मैंने यहाँ पे किए हैं, तो आप जहाँ पे भी करें वीडियो पॉज करके आप थोड़ी देर इन्हें नोट कर सकते हैं। ये आपके शॉर्टेस्ट नोट्स एक लिहाज से बन रहे हैं जो आप लास्ट नाइट में रिवीजन भी कर सकते हैं जिसकी। उसके बाद आता है ज्योमेट्रिकल जो है फार्मूलाज भी कुछ आ जाते हैं शेप्स के लिहाज से। अब स्क्वायर और रेक्टेंगल मोस्ट कॉमन है जिसका पेरीमीटर पूछा जाता है। तो स्क्वायर का 4s के इक्वल होता है। 4s का मतलब है कि जितनी भी उसकी साइड्स हैं उसकी सिंपली साइड्स को ऐड करते हैं। अब स्क्वायर के केस में ये होता है कि हर साइड की लेंथ जो है वो सेम होती है, तो इसलिए 4s कहा जाता है। 4l कह दे, 4s कह दे, 4x कह दे, 4y कह दे, डजेंट मैटर। अब डिपेंड करता है कि आपकी वो लेंथ है कितनी, ठीक है। रेक्टेंगल के केस में ऐसे होता है कि दो, हमें पता है कि विड्थ उसकी दो इक्वल होती हैं और दो लेंथ्स इक्वल होती हैं, तो उस केस में ये हो जाता है कि 2 × L + W भी कह सकते हैं या फिर 2L + 2W भी कह सकते हैं, डिपेंड करता है आप कैसे कहना चाहते हैं। अगर सिंपल में चले जाएं तो सिंपली ये भी कह सकते हैं L + L + W + W+, ठीक है। तो सरकमफेरेंस आ जाता है C = 2πr होता है। उसके बाद सरफेस एरिया के फार्मूले हैं। क्यूब के केस में होता है सरफेस एरिया 6s², XS यहाँ पे साइड है, ठीक है। सिलेंडर के केस में होता है 2πrh + 2πr²। कोन के केस में होता है πrl। स्फेयर के केस में होता है 4πr²। अब जो सिंपल शेप्स हैं स्क्वायर, रेक्टेंगल, जो कि बेसिक्स हैं जिसके बारे में ज़्यादातर चांसेस हैं पूछने के, सिलेंडर के बारे में पूछ सकता है, स्फेयर के बारे में पूछ सकता है, स्क्वायर, ट्रायंगल, और उसके बाद रेक्टेंगल के बारे में ज़्यादातर पूछेगा। बाकी पूछ किसी से भी सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। तो स्क्वायर के केस में जो होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ होता है फार्मूला, और रेक्टेंगल के केस में लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ होता है। ट्रायंगल के केस में बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट या एल्टीट्यूड होता है, जिसे 2 के साथ डिवाइड कर रहे होते हैं। ये ट्रायंगल के टाइप पे डिपेंड करता है। ट्रायंगल के लिए एक और फार्मूला भी है, वो दूसरी ट्रायंगल जो है उसके लिए चेक करना आप लोगों को ऑनलाइन मिल जाएगा। अब इस वक्त मैंने यहाँ पे नहीं किया, वैसे जो मैं आपके साथ बुक शेयर करूँगा उसमें मौजूद है वो वाला फार्मूला। और फिर होता है ट्रेपेजॉइड, उसका फार्मूला है B1 + B2, यानी कि जो बेसिस होते हैं अब ट्रेपेजॉइड के, मैं आपको शेप थोड़ी सी बना कर दिखा दूँ इनकेस अगर नहीं अंदाज़ा, कुछ इस तरह की शेप होती है इसकी, जैसे समोसा है समझ लें, और ऊपर से आपने उसकी ना टॉप उतार ली है या खा ली है, ठीक है। तो इस तरह की शेप होते हैं। तो यहाँ पे जो ऊपर वाली साइड होगी B1, नीचे वाले को B2 कह दें, और ये जो आपके पास होगी ये दोनों साइड्स की एक ही हाइट होगी तो इसे H कहते हैं। उसके बाद सर्कल का है πr²। उसके बाद वॉल्यूम्स हैं, उनके फार्मूलेस लिखे हैं। तो ये फार्मूले सारे आपके फिंगर टिप्स पे होने चाहिए, इनकी प्रैक्टिस करो, खुद से डाटा लेके या वही छोटे बच्चों वाली बुक्स लेके कर सकते हो। उसके बाद इक्वेशंस की बात कर लेते हैं। इक्वेशंस की ना दो तरह की इक्वेशंस होती हैं। एक ऐसी इक्वेशंस होती हैं जिसमें एक वेरिएबल होता है, और एक ऐसी इक्वेशंस होती हैं जिसमें दो वेरिएबल होते हैं। आपने दो वेरिएबल वाली इक्वेशंस के बारे में डिटेल से जो पढ़ा है ना वो 8 क्लास में पढ़ा होगा, आई थिंक यूनिट 5-6 में इस तरह करके कुछ, या 8 में 7 में आ जाता है कुछ करके, ठीक है। तो वहाँ पे पढ़ा होगा, वो आपको अच्छे से याद भी नहीं होगा इस वक्त, ठीक है, याद नहीं होगा। तो उसमें ना 3 मेथड होते हैं क्वेश्चंस को करने के। एक होता है बाय मेथड ऑफ एलिमिनेशन। आप क्या करते हैं कि दो वेरिएबल्स होते हैं, उनमें से एक वेरिएबल को किसी चीज़ के इक्वल बना लेते हैं,
नहीं सॉरी, ये नहीं करते आप। दो इक्वेशंस जो होती हैं ना, उनके कोफिशिएंट्स को इक्वल करके उन्हें ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं, जिसमें से एक वेरिएबल उड़ जाता है और दूसरा आप वैल्यू निकाल लेते हैं, और फिर उस वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट करके आप आंसर निकाल सकते हैं दूसरे वेरिएबल का। फिर होता है बाय मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन में क्या करते हैं कि आप सारे डाटा को एक साइड पर ले जाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ मेरे पास एक इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। अब मैं यहाँ से y की वैल्यू लेना चाह रहा हूँ, तो मैं कर दूंगा y इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स। तो मैं वो दूसरी इक्वेशन में वैल्यू पुट करूंगा, जिससे मेरे पास x की वैल्यू आ जाएगी और उसके बेसिस पे फिर मैं y की वैल्यू भी निकाल लूँगा। फिर एक है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड मेथड हो जाता है, आपको ये बुक से देखना ही पड़ेगा। इसमें ये होता है कि आपने कोफिशिएंट्स सारे जो होते हैं दोनों इक्वेशंस के, या इवन तीन इक्वेशंस आ जाते हैं, डिपेंड करता है सिनेरियो पे, तो आपने वो कोफिशिएंट्स लिख लेने होते हैं और फिर उन्हें मल्टीप्लाई करना होता है। ये कुछ इस तरह से बन रहे होते हैं कि यानी ये वाला नंबर इससे मल्टीप्लाई, ये वाला नंबर इससे मल्टीप्लाई, और इसी तरह ऐसे एक्स बन रहे होते हैं तीन, तो जिसकी वजह से इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कहते हैं। तो आप ये 8 क्लास की बुक में देख सकते हैं, ये 7-6 में नहीं होगा ये कॉन्सेप्ट। उसके बाद वन वेरिएबल वाले जो है आप लोगों ने ये 9th में पढ़े होंगे, एटलीस्ट जब मैं 9th में था तब ये होते थे 10th में, और अब सुना है कि ये 9th में आ गया, और सुना क्या मैंने देखे भी हैं वैसे। तो एक मेथड होता है कंप्लीटिंग स्केयर। कंप्लीटिंग स्केयर मेथड अगर उर्दू मीडियम वाले हैं कोई तो उन्हें पता होगा, तकमील मुरब्बा मेथड जो कहते हैं। फिर एक होता है क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करना। क्वाड्रेटिक फार्मूला भी पता होगा, -b प्लस माइनस स्केयर रूट b स्केयर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। ठीक है, तो उस फार्मूले की मदद से भी आप कर सकते हैं। और फिर होता है तीसरा मेथड फैक्टराइजेशन। तो फैक्टराइजेशन के बारे में आप लोग थोड़ा बहुत 8 क्लास की जो मैथ है वहाँ पर भी पढ़ लेंगे। ठीक है, कंप्लीटिंग स्केयर्स के बारे में आप लोग 8 में पढ़ते हैं, 8 में भी है वैसे ये। और फार्मूले वाला जो है वो आई थिंक कॉन्सेप्ट नहीं है, बाकी वो दोनों ही उसमें मौजूद हैं, तो आप लोग ये वहाँ से कवर कर सकते हैं। उसके बाद जो सिनेरियो बेस्ड या मेंटल मैथमेटिकल है, इसकी प्रिपरेशन के लिए मैं आपको कोई ख़ास चीज़ नहीं बता सकता। आपको पता होना चाहिए कि ये कुछ भी पूछ सकता है, किसी भी तरह का मैथ से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो सकता है। आमतौर पे होंगे लॉजिकल, रीज़नेबल, यानी ऐसे जो आपको आते हों, लेकिन वो ऐसे होंगे कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे, पजल ज़रूर हो जाएंगे। जैसे मैं कह सकता हूँ कि जी 1/2 मुझे पता है इक्वल टू है 50%, तो 3/4 कितने परसेंट के इक्वल होगा, ये आपको पता होना चाहिए कि कैसे करते हैं परसेंटेज फाइंड। आप लोग अगर पढ़ेंगे चीज़ें करेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। इसी तरह मैं कह देता हूँ अगर अप्रॉक्सीमेशन लगानी है तो 0.33% हो, 0.33 जो है वो उसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि फॉर एग्जांपल 33/100 करके। ठीक है, अभी वो नॉन टर्मिनेटिंग के केस में था, तो मैं अप्रॉक्सीमेशन करके लिख सकता हूँ ऐसे। ठीक है, कह देते हैं। तो इसी तरह कोई और दे देगा कि 1/9 को किस फॉर्म में लिख सकते हैं, या फिर 0.12934 को किस अप्रॉक्सीमेशन में कैसे लिख सकते हैं। तो ये चीज़ें भी आप लोगों को पता होनी चाहिए। इसमें एलसीएम से रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकते हैं, रेशियो प्रोपोर्शन से रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकते हैं, इनहेरिटेंस से रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकते हैं। इसमें कुछ भी आ सकता है। ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं जो आपको कन्फ्यूज़ करेंगे, क्या आपके दिमाग के साथ खेलेंगे। जिन्होंने अब नस्ट का टेस्ट दिया होगा तो उन्हें पता होगा वहाँ पे आईक्यू पोर्शन होता है, तो आईक्यू पोर्शन से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। जिन्होंने अभी एमडी कैट देना है उन्हें वहाँ पे लॉजिकल रीजंस के बारे में पता होगा, तो वहाँ पे लॉजिकल रीजनिंग से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो आपको इसकी एक थॉरो प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। इसका कोई ख़ास मटीरियल, कोई ख़ास सोर्स नहीं है। अलबत्ता जो मैं बुक आपके साथ शेयर करूँगा उसमें कुछ चीज़ें हैं जो आप प्रैक्टिस के लिए यूज़ कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ये वीडियो काफ़ी लेंथी हो गया, लेकिन मैंने डिटेल में हर चीज़ बता दी है। अब आप लोग इस वीडियो को अच्छे से देखेंगे तो आप लोगों को हर चीज़ क्लियर हो जाएगी, एटलीस्ट बेसिक्स क्लियर हो जाएंगी। इंग्लिश पोर्शन को मैं इसलिए कवर नहीं कर रहा कि इंग्लिश पोर्शन में जितनी भी चीज़ें वो आप लोगों को सबको पता है, उसके बारे में कुछ खास बताने की ज़रूरत नहीं है, बस उसकी तैयारी की ज़रूरत है। तो वो उस बुक में वो उसकी तैयारी के लिए भी चीज़ें मौजूद हैं, तो आप उस बुक से करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी चीज़ें कवर हो जाएंगी। वो डोगर्स पब्लिशर्स वालों की बुक है, अगर आप हार्ड फॉर्म में भी लेना चाहें। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।